नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव परिणाम आ गया है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार यह अप्रत्याशित है क्योंकि कांग्रेस जीत नहीं पाई। जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है पिछले 2 महीना से ये प्रचारित कर रहा था कि हरियाणा का चुनाव तो बस समझो कि खत्म हो चुका है, कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन चुनाव परिणाम इसके विपरीत आया। क्यों आया? इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके कई दिनों तक जो है अभी राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो इसकी समीक्षा करते रहेंगे। हमारा मुद्दा दोस्तों आज का ये नहीं है कि हरियाणा में किस प्रकार से चुनाव पलटा। हमारा ये मुद्दा आज के अंक का कि हरियाणा का जो चुनाव परिणाम है वो किस ओर इशारा करता है, और दूसरी चीज इसका प्रभाव जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से पड़ेगा, किस तरह से हरियाणा का चुनाव परिणाम जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। तो आइए दोस्तों आज के अंक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो अवश्य ही करें। तो आइए अब चलते हैं आज के वीडियो पर। दोस्तों, हरियाणा का जो चुनाव लड़ा गया उसका जो परिणाम है उसमें हुआ यह है कि कांग्रेस चुनाव हारी है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से उसके सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तो जीती ही है, लेकिन वो अब तक इतना सीट कभी भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नहीं पाई थी। और वहां पर जो 2 बड़े क्षेत्रीय दल थे या जो स्थानीय दल थे, एक था इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरा था जननायक जनता पार्टी। ये दोनों ही पार्टी जो है एक ही परिवार की उपज है। ये दोनों ही जो है वो जो देवीलाल का जो कुनबा है उसी से निकला हुआ ये दोनों पार्टी है। तो इस बार इनका जो है सुपरा साफ हो गया है। अब ये किस ओर इशारा करता है? ये इशारा ये कर रहा है दोस्तों कि अब जो है राष्ट्रीय पार्टियां धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल है उनको खत्म करते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा ये आरोप लगता था कि ये क्षेत्रीय दल को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है दोस्तों वो आखिर किसके वोट बैंक पर स्थापित हुए हैं? वो हमेशा ही कांग्रेस के वोट बैंक पर ही स्थापित हुए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या समाजवादी पार्टी हो। इन सब का जब आप इतिहास निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब के सब जो कांग्रेस का कभी वोट बैंक हुआ करता था, जो कांग्रेस का कभी कोर वोटर हुआ करता था, उनके बल पर ये पार्टियां आज तक सरवाइव कर रही हैं। अब होगा ये कि जब क्षेत्रीय पार्टियां जब समाप्त होती जाएंगी तो उसका जगह कौन ले रहा है? उसका जगह भारतीय जनता पार्टी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही एस्टैब्लिश्ड है राज्य में। तो उसका जगह जो है कांग्रेस धीरे धीरे लेते जा रही है। इसका सबसे पहला जो लक्षण दिखाई दिया था वो तेलंगाना में दिखाई दिया था। बीआरएस वहां पे वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टी थी, वहां पर उसकी सरकार थी, वहां पर उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जो तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के सीटों में बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस तो सत्ता में ही आ गई। तो खत्म कौन हुआ वहां पर? तो जो तेलंगाना का जो टीआरएस पार्टी थी, तेलंगाना राष्ट्रीय, ये वो खत्म हो गई। इसी प्रकार से अभी हरियाणा में जो वहां पे 2 क्षेत्रीय दल हुआ करती थी जो ठीक ठाक सीट पा जाया करती थी, अब 90 सीट में 10-15 सीट ये लोग पा जाया करते थे। इस बार तो एक भी सीट पे लाले पड़ गए, एक भी सीट नहीं पाए। तो क्षेत्रीय दल जो है, जिस प्रकार से कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव या उससे कुछ पहले विधानसभा चुनाव से उभर रही है, तो ये क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा भारी खतरा है, बड़ा भारी खतरा है। इसीलिए इस चीज को सबसे पहले ममता बनर्जी जान चुकी हैं। इसलिए ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को घुसने नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कांग्रेस यहाँ पे पनपेगी या कांग्रेस के यहाँ पे सीटों में बढ़ोतरी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी का सीट नहीं होगा, वो ममता बनर्जी के पार्टी का सीट होगा। कल जब चुनाव समाप्त हो गई, परिणाम पूरा गणना हो चुकी थी मतदान मतों की, तो उसके बाद में जैसा कि परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने एक बात जो बहुत दिनों से कह रहे हैं
कल उन्होंने फिर से उसको दोहराया। वो ये था दोस्तों कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। इसका उदाहरण जो है जम्मू कश्मीर में जो अभी चुनाव हुआ है उसमें देखने को मिला। वहां पे कांग्रेस किसी तरह से 5-6 सीट पा गई है, लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर वो अलायंस ना की होती तो उसकी सीटों की संख्या 0 होती, क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल इलाका है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 29 सीट मिल गया, लेकिन वहां पे जम्मू में कांग्रेस को 0 सीट मिली है। जो इसको 5 या 6 सीट मिली है वो कश्मीर घाटी में मिली है। और ये क्यों मिली है? क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पे सवार थी। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में समझौता ना की होती तो इसके सीटों की संख्या वहां पर 0 होती। और इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया कि जहां पर भी कांग्रेस का मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से हुआ, वहां पर कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जहां पर वो किसी क्षेत्रीय दल के कंधे पे सवार थी, महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, वहां पर इसके सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अब झारखंड में अगर कांग्रेस के पास में ना कोई संगठन है, ना कोई ढंग का नेता है। यहां पर आप जाइए कांग्रेस मुख्यालय पे, आपको हमेशा वही चेहरे दिखाई देंगे जो आज से 10 साल पहले भी थे और आज भी हैं। और जब अगले 10 साल बाद भी अगर आप कांग्रेस कार्यालय जाएंगे तो आपको वही चेहरे देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई ना तो जननायक बन पाया, न तो कोई ऐसा नेता है जिसका कोई जमीनी आधार है। ये सब हवाई नेता है। और अगर झारखंड में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलायंस ना करें तो इनके सीटों की संख्या क्या होगी, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेता कांग्रेस के अवश्य हैं जो अपना व्यक्तिगत सीट निकालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनमें ये क्षमता नहीं है कि वो अपने बगल वाले सीट पर जो उम्मीदवार खड़ा है उसको अपने बलबूते पर उसको भी जिता सके। ऐसा कोई नेता कांग्रेस के पास में नहीं है। तो ये जो बार बार मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, एक पैरासाइट पार्टी है, उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। अब यहां पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक लेकिन बड़ी अच्छी खबर है। अब तक जो है, जब तक ये हरियाणा का चुनाव परिणाम नहीं आया था तो यहाँ पर कांग्रेस और महाराष्ट्र में भी जो कांग्रेस है, ये दोनों जो है सीट शेयरिंग में अपना जो है अहंकार लेके आ रहा था ना। पिछले बार हम 30 सीट पे लड़े थे, इस बार तो हम 33 सीट पे लड़ेंगे। झारखंड की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में भी वो मेरा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, मैं उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानता हूं। तो ये जो अकड़ थी कि हमें ज्यादा सीट चाहिए, हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा, आज के तारीख में कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी राज्य के क्षेत्रीय दल के साथ में कोई बार्गेनिंग कर सके। उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो चुकी है और उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी खत्म हो चुकी है कि अब वो जो स्थानीय दल है उनके भरोसे पे खड़ी है। यहां पर भी वही होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसकी औकात नहीं कांग्रेस की कि वो कहे कि हमको 30 से ज्यादा सीट दे दो। हो सकता है कि 30 से उसके सीट की संख्या कम की जाए, बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अब यहां पर जो माले है, सीपीआई माले है और मासस का जो है विलय हो चुका है। वो पिछली बार 7 सीट पे चुनाव लड़े थे, इस बार वो और ज्यादा सीट मांग करेंगे। आरजेडी 7 सीट पे चुनाव लड़ी थी, वो भी ज्यादा सीट की मांग करेगी, क्योंकि कांग्रेस अब स्थिति में नहीं है कि वो अपनी अकड़ दिखा सके। उसे अब जो है जो अन्य दल हैं उनको किसी भी तरह से एकोमोडेट करना ही पड़ेगा। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है कि अब कांग्रेस उससे अपना दाव पेच उस पर चलाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी खुशी बड़ी खबर है। कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो विधायक बन गए हैं। जो कल जो जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम आया है उसमें जो है वो अपने सीट को निकालने में कश्मीर में सफल हो गए हैं। तो आप देखिए वो कितना यहाँ पे समय दे पाते हैं, पता नहीं। तो ये तो रही बात दोस्तों कि इसका जो सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा। इसका एक और भी प्रभाव पड़ेगा जो और भी ज्यादा मजेदार है। मजेदार यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अब तक उदासीन पड़े हुए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के पश्चात कई पंडितों ने, राजनीतिक पंडितों ने यह मान लिया था कि मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है, मोदी का प्रभाव खत्म हो चुका है। लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम के पश्चात वही पंडित थूक के चाटने पर मजबूर हैं
और ये कहने पे मजबूर है कि मोदी का मैजिक खत्म नहीं हुआ है। मोदी जो है अभी भी, जो मोदी की लोकप्रियता है वो उतना ही इंटैक्ट है, उतना ही इंटैक्ट है। और स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव झारखंड में तो पड़ेगा ही, लेकिन यहां से ज्यादा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। जो लोग ये मान चुके थे महाराष्ट्र में कि अब जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं है, अब वो ये कहने को मजबूर हैं कि पूरा का पूरा चुनाव परिणाम बदल चुका है। और झारखंड में जिस प्रकार से अभी हाल के दिनों में, हाल के महीनों में कहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है, विशेष करके हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस प्रकार से यहाँ पर मुहिम चलाया है, उसका प्रभाव यहाँ के विधानसभा चुनाव पर अवश्य ही पड़ेगा, अवश्य ही पड़ेगा। और जिस प्रकार हरियाणा का एक बात बताऊं कि हुड्डा साहब जो वो जाट की राजनीति करते हैं और उन्होंने सोच लिया था मुसलमान, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वहां पर कुछ जो जाट बहुल गांव हैं, उन लोगों ने ये घोषणा करना प्रारंभ कर दिया कि हम तो अपने गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार तक नहीं करने देंगे, चुनाव प्रचार तक नहीं करने देंगे। इससे जो अन्य जातियां हैं उनको लगा कि अगर ये चुनाव से पहले ही इसका ये रवैया है तो अगर ये चुनाव जीत गया तब ये क्या करेगा, तब तो ये माथे पे लठ बजावेगा। इसका परिणाम हुआ कि साइलेंटली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ। वही स्थिति कमोबेश झारखंड में है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ये लगता है कि हम आदिवासी और प्लस मुसलमान कर लेंगे और इनके बल पे जो है हम चुनाव जीत जाएंगे, हमको किसी की जरूरत है नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आप इस तरह का जातीय पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो उसका रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। रिवर्स पोलराइजेशन कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। होता यह है कि इसके कारण जो अन्य जातियां हैं, जो अन्य समुदाय हैं, जब उसको लगता है कि ये लोग इस प्रकार से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है तो वो लोग भी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे होते हैं तो साइलेंट वोटिंग होता है, और जब साइलेंट वोटिंग होता है तो उसका परिणाम हरियाणा हो जाता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर वक्त रहते नहीं सुधरी, और कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि उसका अपना कुछ है ही नहीं, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। झारखंड में वो जो पाएगी वो पाएगी, खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। वो अभी भी वही सेकुलरिज्म और ढिंडोरा पीटते रहेगा। तो उससे जो है सो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं कांग्रेस से। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबक है कि आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने वहां के जो 36 बिरादरी हैं उन सबको अपनी तरफ करके आसानी से हारा हुआ चुनाव जीत लिया, उसी प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ये सोचना पड़ेगा। इस चुनाव परिणाम ने एक और चीज जो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, वहां पर दोस्तों रेवड़ी कल्चर जो अभी चल रहा है हर विधानसभा चुनाव में, रेवड़ी कल्चर जो है वहां भी था। वहां भी बड़े बड़े वादे किए कांग्रेस ने, हम इतना पैसा देंगे, इतना माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहां पर भी उसने पूरा अपना पिटारा खोला था, लेकिन उसका पिटारा वहां पे चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पे मैया योजना चलाई है, उसी प्रकार से जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पे पहले से ही इस प्रकार की योजनाएं चलाए हुए थे। अब जो आदमी को मिल रहा होता है वो उस पर विश्वास करता है, वो इस पर विश्वास नहीं करता है कि आने वाले समय में हमें ये मिलेगा। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैया योजना तो कम से कम उसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, उसमें ठीक है लाख गड़बड़ी हो, लेकिन कुछ लोगों को तो मिल रहा है। अब जो गोगो दीदी योजना जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है और जिसके खिलाफ हेमंत सोरेन को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने उपायुक्तों को पत्र लिखा है और जो सीओ है वो लोग पत्र जारी कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये ओवर रिएक्शन है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन जो गोगो दीदी योजना है वो कितना प्रभावी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने रेवड़ी हरियाणा में देने की बात तो की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो अब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे, वो कितना सफल होगी ये कहना मुश्किल है। जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या हरियाणा में थी, उसी प्रकार से आज के तारीख में झारखंड में भी छात्र जो है आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। बेरोजगारी है, ये सत्य है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इसको टैकल किया,
अगर हेमंत सोरेन के सलाहकार सही हों तो वो भी इस मामले को टेकल कर सकते हैं, वो भी चुनावी सफलता पा सकते हैं। लेकिन उनके लिए पहले अपने सलाहकारों का इन्होंने झुंड पाल रखा है उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने गोगो दीदी योजना के तहत उपायुक्त को पत्र लिखा है वो तो ऐसे ही गलत है। क्योंकि आप जिस नियम को उद्धृत कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के नियम है, और चुनाव आयोग का कोई भी नियम वो तभी प्रभावी होता है, तभी लागू किया जा सकता है जब आचार संहिता लागू हो। क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव आप हैं। तो आपको अपने कानून से किसी चीज पे रोक लगाना है या किसी चीज की अनुमति देनी है, आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के रूल्स का सहारा नहीं लेना चाहिए। और अगर लेंगे तो कोर्ट में कोई भी आदमी जाएगा, वो तुरंत के तुरंत उसको क्वैश कर दिया जाएगा। तो इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो लोग गोगो दीदी योजना के बारे में नहीं भी जानते थे उन तक भी ये बात पहुंच रही है, कि आखिर मुख्यमंत्री जो है इसके खिलाफ इतना सख्त कदम उठाने की बात क्यों कर रहा है। यहाँ एक और भी चीज है, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी अपने खटाखट योजना के तहत गारंटी कार्ड साइन करवा रहे थे, पूरे देश में साइन करवा रहे थे। तो उस समय क्यों नहीं रोक लगी? उस समय तो जबकि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी थी, उसके बावजूद उस पर क्यों नहीं रोक लगाई गई थी? कोई ना कोई बात तो रही होगी। आपको याद होगा कि इस योजना से इतने ज्यादा प्रभावित लोग हो गए थे, विशेष करके महिलाएं, जिनको 8,000 रुपए देने की बात की गई थी हर महीना, कि कुछ महिलाएं जो है कांग्रेस कार्यालय चुनाव परिणाम के बाद पहुंच गई अपना वो गारंटी कार्ड लेकर के कि अब हमको पैसा दो। तो उदाहरण है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी गारंटी कार्ड जो है वो साइन करवाया गया था। तो इसलिए इसको जो है हेमंत सोरेन का या तो वो भयभीत हैं इस योजना से, गोगो दीदी योजना से, या वो समझ नहीं पा रहे कि इसका काट क्या निकाला जाए। अब जो भी हो, लेकिन ये गलत है। तो भैया हरियाणा चुनाव तो खत्म हो गई, अब तो बात किया जाए सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की। और झारखंड चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है कि भाजपा और उसके कार्यकर्ता अब जो है जी जान लगा करके चुनाव में उतरेंगे। और एक बात जो लोकसभा चुनाव के बाद कही गई थी कि आरएसएस के लोग जो है चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के पक्ष में नहीं निकले थे। हरियाणा के चुनाव परिणाम ये भी बताता है कि संघ फिर से मैदान में उतर चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों झारखंड में क्या होता है, झारखंड का चुनाव परिणाम क्या आता है, कितना संघ प्रभावी होता है, कितना भारतीय जनता पार्टी प्रभावी होता है, और मैया योजना कितनी सफल होती है। ये सबको देखेंगे आने वाले वक्त में। आज के लिए दोस्तों बस आज्ञा दीजिए। नमस्कार।